प्रिय भाइयों, साथियों एवं छात्र तथा छात्राओं, हमारी तरफ से और हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमस्कृताय। आज का विषय है समास का जो दूसरा भेद है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव या वा, इसको वा भी कह सकते हैं। वा अव्यय पूर्वे अव्ययी भाव, ये हमारा मतलब इस सूत्र की व्याख्या यह है कि जब पहले पद के अर्थ की प्रधानता बतलाई जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, अथवा जब समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय का तात्पर्य है उपसर्ग, जब पहला पद उपसर्ग हो और दूसरा पद कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि उपगंगम, अब यहां उपगंगम में देखा जाए तो पहला पद, प्रथम पद उप जो है ये अव्यय है, और दूसरा पद गंगम, गंगा शब्द जो है ये संज्ञा है। अब यहां उप माने पास होता है, उप का मतलब होता है पास में या समीप में। अब ये पद सीधे बता रहा है कि गंगा के समीप में। अब यहां उपगंगम में उप की प्रधानता है, गंगा की नहीं। अर्थात हम जब इसका विग्रह करेंगे, गंगाया समीपम, ठीक इसी तरह से अनुदिनम, अब यहां हम देखते हैं तो पहला पद अनु है, अनु उपसर्ग है, अर्थात ये अव्यय है, और दिनम जो है ये संज्ञा है। तो अब यहां जब हम देखते हैं तो अनु की प्रधानता है, न कि दिन की। दिनम केवल लिख दिया जाए तो दिन से कोई तात्पर्य नहीं निकलता, कौन सा दिन, कैसा दिन, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। जब हम अनु लगा दिए तो अब इस शब्द का सार्थक अर्थ हो गया अनुदिनम, अनु माने बाद में, अर्थात दिन के बाद। अब यहां हम इसका विग्रह जब करेंगे तो लिखेंगे दिनस्य पश्चात। इसी तरह से प्रतिदिनम, अब यहां हम जब प्रतिदिनम में देखते हैं तो प्रति उपसर्ग हुआ, अव्यय हुआ, और दिनम जो है ये संज्ञा हुई है। अब यहां इस पद में देखा जाए तो प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता बतलाई जा रही है, न कि दिनम की। तो इसलिए जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे दिनम दिनम प्रति, जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्रत्येक दिन। दिनम दिनम प्रति। इसी तरह से अव्ययी भाव के अन्य और उदाहरण होंगे। तो एक बार हम फिर से इस सूत्र की व्याख्या बता दे रहे हैं। कह रहा है सूत्र हमारा यह है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जब समस्त पद के पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता बतलाई जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। या अव्यय पूर्वे अव्ययी भाव, जब पूर्वे माने पहले पद में अव्यय हो या पहला पद अव्यय सूचक हो, अर्थात उपसर्ग हो, तो वहां उसी अव्यय की ही प्रधानता बतलाई जाए, अर्थात पूर्व पद अव्यय हो और उसी पद की अर्थ की प्रधानता बतलाई जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि उपगंगम
उपगंगम में पूर्व पद अव्यय है अर्थात उपसर्ग है और इसी उप की ही प्रधानता बतलाई जा रही है। उप माने पास में या समीप में होता है, इसलिए इसका विग्रह गंगा या समीपम। उप माने पास में, गंगम माने गंगा अर्थात गंगा के पास में। काके की षष्ठी विभक्ति का रूप है, चिन्ह है, इसलिए यहाँ हम गंगा को षष्ठी विभक्ति में लिखे गंगा या समीपम। इसी तरह से अनुदिनम, अनु माने बाद में, तो दिन के बाद अर्थात अनुदिनम का अर्थ हुआ दिनस्य पश्चात। इसी तरह से प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन अर्थात दिनम दिनम प्रति। अब आगे हम अगला समास देखते हैं, तो है कर्मधारय समास। तो अब हम देखते हैं कि कर्मधारय समास जो ये समास का तीसरा भेद है। तो कर्मधारय समास जिसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। अब ये हमारा सूत्र कह रहा है कि विशेषणम विशेषेण बहुलम। इसका तात्पर्य यह हुआ, विशेषणम का अर्थ हुआ जब समस्त पद का प्रथम पद विशेषण हो और बाद वाला पद दूसरा पद विशेष से हो। तो वहां कर्मधारय समास होता है। अब ये सूत्र हमारा कह रहा है कि जब समस्त पद का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो। अब विशेषण किसे कहते हैं ये तो सभी प्रायः जानते ही होंगे, ना जानते हो तो फिर से बता दे रहे हैं। विशेषण है किसी व्यक्ति, वास्तु या समुदाय या स्थान या किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। विशेषता का तात्पर्य हुआ उसका गुण, दोष इत्यादि, रूप, रंग इत्यादि, ये सभी विशेषण कहे जाते हैं। और विशेष से का तात्पर्य है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, अर्थात जब एक पद विशेषण हो और दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीलोत्पलम, अब यहां देखा जाए तो नीलोत्पलम में दो पद हैं, पहला है नील, दूसरा है उत्पल। तो पहला पद नील माने नीला और उत्पल माने कमल। तो यहाँ पहला पद नीला विशेषण हो गया और दूसरा पद उत्तर पद उत्पल विशेष से हो गया। तो अब यहाँ पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष से है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का विग्रह करते समय यत के रूपों को लिखा जाता है, जैसे कि नीलम च तत् उत्पलम। अब यहां तत् के रूपों को लिखा जा रहा है। नीलम च तत् उत्पलम अर्थात नीला है जो वह कमल। अब यहां नीला विशेषण हो गया और उत्पल अर्थात कमल विशेष से हो गया, क्योंकि ये कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि वह नीला है, नीला है जो कमल हुआ। इसी तरह से पीतांबरम, पीतम च तत अंबरम, अंबरम। अब इसका अर्थ हो गया पीतम माने पीला और तत् माने वह, अंबर माने वस्त्र, अर्थात पीला है वस्त्र जो वह। तो ठीक इसी तरह से अन्य और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कृष्ण सर्प, काला है सांप जो वह। जैसे पीत कृष्ण,
पीला और काला। तो ठीक इसी तरह से कर्मधारय समास के अन्य और भी उदाहरण होंगे। तो एक बार हम फिर से इस सूत्र की व्याख्या आपको बता दे रहे हैं। विशेषणम विशेषेण बहुलम, कर्मधारय समास का यह सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात जब समस्त पद का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास का विग्रह करते समय तत् के रूपों को लिखा जाता है, जैसे कि नीलोत्पलम नीलम च ततुत्पलम, पीतांबरम पीतम च ततांबरम, कृष्ण सर्प कृष्ण च तत्सर्प। ठीक इसी तरह से अन्य और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। और अब आगे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। हाँ, तो धन्यवाद छात्रों एवं भाइयों। अब हम समास के अगले भेद को अगली कक्षा में हम बताएंगे।